हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 5 को या फिर यूं कहा जाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थर्ड वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं, जो हमारा कहता है पार्टनरशिप। और आज का ये वाला हमारा पर्टिकुलर वीडियो पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे आज वाले टॉपिक्स को। अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के थर्ड वाले पार्ट को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज का हमारा कौन कौन सा पॉइंट्स होने वाला है, यानी आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को, यानी कि अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उनके कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन से नुकसान हैं। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के एडवांटेजेस को। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक पार्टनरशिप बिजनेस के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को नहीं देखा है, कवर अप नहीं किया है, तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप पार्टनरशिप बिजनेस के दोनों पार्ट को कवर अप कर सकते हो। और साथ साथ चैप्टर नंबर 1 से लेकर कर चैप्टर नंबर 4 के बीच में अगर किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही होगी तो वहां से आप जाकर कर सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर आउट भी कर सकते हो। तब चलिए हम लोग अब पढ़ लेते हैं हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के एडवांटेजेस को। देखिए हमारा फर्स्ट वाला एडवांटेज क्या लिखता है, इजी टू स्टार्ट, यानी पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा आसान है, बस केवल कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन हमारे पास क्या है कि कम से कम हमारे पास 2 इंसान होना चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 इंसान होने चाहिए, 50 पर्सन होने चाहिए। बस यही एक क्राइटेरिया है। अगर हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा हमारे पास हो गया यही, इजी टू स्टार्ट। दूसरा हमारे पास कहता है सफिशिएंट कैपिटल। अगर आपने सोल ट्रेड को पढ़ा होगा तो सोल ट्रेड में हमने ये पढ़ा था कि सोल ट्रेड का मालिक एक इंसान होता है। तो मैंने आपको उस वाले पार्ट में ये भी बताया था कि एक इंसान कितना ही कैपिटल अरेंज करेगा, ज्यादा तो कैपिटल अरेंज करेगा नहीं। हो सकता है अपने फ्रेंड से ले ले, अपने फैमिली से ले ले या बैंक से ले ले, लेकिन फिर भी उसके पास जो कैपिटल जो होगी वो लिमिटेड होगी। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल की कमी नहीं होती है, या फिर यूं कहा जाए कि इतना कैपिटल लोगों के पास हो जाता है कि वो एक अच्छा खासा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट और रन कर सकता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, यानी 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जितने पार्टनर्स होंगे उतना ही वो पैसा लेकर कर आएगा और जितना पैसा हमारे पास होगा उतना ही ज्यादा और अच्छे तरीके से हम कैपिटल को लगा सकते हैं। तो इसी कारण से इसका दूसरा वाला एडवांटेज हमारे पास हो जाता है सफिशिएंट कैपिटल का। तीसरा वाला हमारे पास फायदा क्या कहता है, स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि सोल ट्रेड वाले में भी मैनेजमेंट हो रही थी, हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी पढ़ा था, उसमें भी मैनेजमेंट हो रही थी। लेकिन दोनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी पाई जा रही थी, क्योंकि इकलौता इंसान कितना ही जगह दिमाग लगाएगा, क्योंकि एक इंसान एक दिमाग। अब एक दिमाग जो होगा तो वो ज्यादा जगह पर तो अपने दिमाग को नहीं दौड़ा पाएगा। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में ये भी एक प्रकार का फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास 3 पार्टनर होंगे तो तीनों का अलग अलग दिमाग होगा और तीनों का फील्ड भी अलग अलग होगा, या फिर यूं कहा जा सकता है कि तीनों ही किसी न किसी फील्ड में बहुत ज्यादा माहिर होंगे या एक्सपर्ट होंगे। तो जो इंसान जिस फील्ड में जितना ज्यादा माहिर होगा वो इस बिजनेस को या फिर उस वाले फील्ड को अच्छे तरीके से कैपेबल कर पाएगा या फिर अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा। तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास फायदा हो गया। नेक्स्ट वाला हमारा फायदा कहता है बैलेंस्ड डिसीजन। अब देखिए हमारे पास हम लोगों ने सोल ट्रेड भी पढ़ा, उसमें भी डिसीजन हो रहा था, लेकिन डिसीजन क्विक हो रहा था और कभी कभी लिया हुआ डिसीजन जो है वो गलत भी हो जा रहा था सोल ट्रेड में,
क्यों? क्योंकि इकलौते इंसान को ही डिसीजन लेना था। तो डिसीजन उन्होंने तो लिया, लेकिन हो सकता है उसका लिया हुआ डिसीजन गलत हो जाए, तो आखिरकार भविष्य में जो है वो उसको लॉस होने की संभावना हो सकती है या उसको लॉस हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में जब हमारे पास 4 अलग-अलग पार्टनर होंगे, तो उन चारों के बीच में जो डिसीजन लिया जाएगा वो बैलेंस होगा, या फिर यूं कहा जाए कि बहुत सोच समझ कर वो डिसीजन लेंगे। तो जिससे जो लिया गया डिसीजन जो होगा वो काफी हद तक सही होगा और उनके लिए प्रॉफिटेबल भी होगा। तो ये भी एक प्रकार का हमारे लिए फायदा बन जाता है पार्टनरशिप बिजनेस पे। नेक्स्ट हमारा कहता है रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। अब देखिए, जब हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन वही जब हम कंपनी वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे तो उसमें हमारा ये रजिस्ट्रेशन जो होता है वो मैंडेटरी हो जाता है। यानी कंपनी अगर हमको खोलना है तो उस कंपनी को बिना रजिस्टर्ड किए हुए हम लोग नहीं खोल सकते हैं। लेकिन इस वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर पार्टनरशिप वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है। हमारी इच्छा, हम अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो करवाए, और अगर भागदौड़ से बचना चाहते हैं तो हम नहीं भी करवा सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास फायदा हो जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब वही बात यहाँ पर फिर से आ गई कि जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उतना ही ज्यादा कैपिटल होगा, और जितना ज्यादा कैपिटल होगा वो अपने एरिया को उतना ही ज्यादा बढ़ा पाएंगे। वो 1 से 2 दुकान, 2 से 3 दुकान, 3 से 4 दुकान भी खोल सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास जो है वो जब रिसोर्सेज ज्यादा हो जाएगा तो हम अपने बिजनेस को स्प्रेड कर पाएंगे, फ्लेक्स कर पाएंगे। ठीक। नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है मोर सुटेबल टू रिस्की बिजनेस। अब देखिए, सोल ट्रेड में हमने पढ़ा था कि इकलौता इंसान वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम ज्यादा रिस्क लेंगे तो भविष्य में अगर लॉस हो जाएगा तो हमको हमारे घर जमीन जायदाद को ही बेचना पड़ जाएगा। वही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी हमने पढ़ा था कि वहां पर जो कर्ता जो हो रहा था वो भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। लेकिन पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो रिस्क भी जो होगा वो उन सभी में बढ़ जाएगा। अगर 4 पार्टनर है तो जो रिस्क लिया जाएगा बिजनेस के लिए वो रिस्क जो है वो चारों में स्प्रेड हो जाएगा, चारों में बढ़ जाएगा। तो इस वाले बिजनेस पे हम लोग रिस्क लेकर कर काम कर सकते हैं। और बिजनेस का एक ही रूल कहता है, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। यानी मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ये वर्ड आपको आपके बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यही ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स होते हैं एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। हो सकता है आपके बुक में और भी ज्यादा हो, ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो मेजर पॉइंट्स थे जो आपको समझने थे और मुझे समझाने थे वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने समझा दिए, और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो आप इन सभी के सभी पॉइंट्स को अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और हाँ, रहा बात इसके मीनिंग्स का, तो इनके मीनिंग्स जो है वो आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, तो आप प्लीज वहां से यानी बुक से जाकर कर आप इनके मीनिंग्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले आज के टॉपिक को, जो हमारा कहता है डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, पहला वाला डिमेरिट क्या कहता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने सोल ट्रेड में भी पढ़ा था कि सोल ट्रेड के मालिक की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी पढ़ा था कि कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन वही उस फैमिली मेंबर्स या फिर जितने जो फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो रही थी। लेकिन वही पार्टनरशिप की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज हमारे पास यही आती है कि अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस में 2 पार्टनर हो या 4 पार्टनर हो या 50 पार्टनर हो, जितने भी पार्टनर होंगे सबकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड हो जाएगी। तो पहला वाला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज, इनस्टेबिलिटी। अब ये भी पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो एक ऐसा बिजनेस है जो लंबे समय तक शायद न चले। अब शायद हम क्यों बोले, क्योंकि आज 4 दोस्त मिलकर कर एक डिसीजन लिए कि चलो कल से हम एक लोग जो होते हैं वो एक बिजनेस खोल लेते हैं, एक पार्टनरशिप बिजनेस को रन करते हैं। चारों में से किसी एक दोस्त ने तीनों से लड़ाई कर लिया, वो कहा कि अब हम 3 यानी कि सब में लड़ाई हो गया है, जो मेरा हिस्सा हम लेके आए थे वो हमको बांट दो, तो हो गया, वहां पे पार्टनरशिप टूट गया। या हो सकता है फ्यूचर में किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाए, तब भी वो अनस्टेबल हो गया। अब उसके बाद हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को उस बिजनेस को छोड़ना होगा,
तो वो वहां से बैकआउट कर गया यानी पीछे हट गया, तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास रिस्क हो गया और ये भी एक प्रकार का हमारे पास डिसएडवांटेज हो गया। और डिसएडवांटेज एक और है कि तीनों में से या फिर चारों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर बेईमान निकल गया जो अपने बिजनेस के सारे सीक्रेट्स को दूसरे को पहुंचा दिया, तो जिससे भी बिजनेस को लॉस हो सकता है और बिजनेस बंद हो सकती है। तो ये हमारे पास दूसरा डिसएडवांटेज होता है हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का। तीसरा हमारे पास जो होता है, जो कहता है डिले इन डिसीजन। डिले इन डिसीजन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में जो डिसीजन ली जाती है वो बैलेंस तो होती है, लेकिन उन डिसीजंस को लेने में देरी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब 4 दोस्त अगर पार्टनर कर रहे हैं या 4 लोग अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो चारों सबसे पहले एक जगह पर बैठेंगे, वो डिसीजन लेंगे। कोई कहेगा ये गलत है, कोई कहेगा वो सही है, कोई कहेगा कि ये तो पूरे गलत है, इससे हमको लॉस ही होगा। तो डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं देरी देखने को मिलती है और कभी कभी ऐसा देखा भी जाता है कि जब तक डिसीजन लिया जाता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास डिसएडवांटेज होता है पार्टनरशिप बिजनेस का। नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। जो मैंने आपको बात बताई पार्टनर्स की धोखाधड़ी की, वही वाला पॉइंट यहाँ पर लिखता है। अगर 4 पार्टनर, तो चारों पार्टनर को पता है कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, कौन कौन से सीक्रेट्स हैं जिनको हमको हमारे दूसरे कंपटीटर्स को नहीं शेयर करना है, लेकिन उन्हीं चारों में से कोई एक निकल गया गद्दार और धोखेबाज। उसको सामने वाली पार्टी जो है वो मोटा पैसा दे रही थी और उसके बाद मोटा चैन भी दे रही थी, तो इसी कारण से वो बेचारा बिक गया और उसके बाद जो है वो अपने कंपनी के या अपने पार्टनरशिप बिजनेस के सारे सीक्रेट्स को सामने वाले कंपटीटर को सौंप दिया। या हो सकता है बिजनेस के अंदर रहते रहते ही वो जो है वो बेईमानी कर गया, प्रॉफिट हुआ था कुछ, वो आधा से ज्यादा खुद घपला कर गया। तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास रिस्क हो सकता है। लास्ट वन हमारे पास रिस्क जो है, जो आपके बोर्ड पर लिखता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर वाइंडिंग अप। इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी भी अगर पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो गया, तो बंद होने के बाद भी पार्टनर्स की बहुत सारी जिम्मेदारी बच जाती है। जैसे अगर जब हम सोल ट्रेड बिजनेस करेंगे, तो आज हमको बिजनेस करने का मन किया, हम बिजनेस कर लिए। हो सकता है कल हमको बिजनेस करने का मन नहीं करे, हमको बिजनेस बंद करने का मन करे, तो हम बिजनेस को बंद करेंगे, आराम से घर पे सो जाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस को खत्म करने के बाद भी कुछ जिम्मेदारियां जो होती है वो पार्टनर्स के पास बच जाती है। जैसे आपने जिससे लोन ले रखा है, आप उनको लोन दोगे। आपका जिसके पास उधार बाकी है, आप उनसे उसको उधार क्लियर करवाओगे। तो ये सब एक ऐसा जिम्मेदारी जो है बस केवल हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस में देखा जाता है और पाया जाता है, एक पार्टनरशिप बिजनेस को बंद होने के बाद भी। तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज हो जाता है पार्टनरशिप बिजनेस का। ठीक है, मैंने आपके बोर्ड पर 5 अलग अलग डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज लिखे हैं पार्टनरशिप बिजनेस के, और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा, इसके पॉइंट्स भी और साथ साथ इसके मीनिंग्स आप अपने बुक से भी लिख लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में एग्जाम्स में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि अगर एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि डिमेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, तो आप बस केवल इन पॉइंट्स को लिख कर मत आना, इनको कुछ लाइंस में एक्सप्लेन भी करना, ताकि जो भी कॉपी चेक करे वो बहुत अच्छे तरीके से आपको मार्क्स दे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी कि पार्ट नंबर 4 पे, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द या फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर यूं कहा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम इसी वाले टॉपिक को क्लियर आउट करेंगे और पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो और चीजें ये सारी की सारी पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।